हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे देश भर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए एक माहौल बन रहा था। हमने बहुत सारे मुद्दे देखे थे, बहुत सारे इवेंट्स डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और साथ ही साथ हम देखेंगे साल्ट सत्याग्रह को और कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंक्लूड किया था। तो क्या होता है, दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। लाहौर सेशन के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने भारत का झंडा लहराया और डिक्लेयर किया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा। उसी दिन के बाद से हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाने लगा। अब क्योंकि कांग्रेस ने अल्टीमेट दिया था कि अगर एक साल में नेहरू रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो एक मास मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, तो ये जिम्मेदारी दी गई थी गांधी जी को। गांधी जी के सामने मिशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का, मगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने 11 डिमांड्स रखी। 1930 के स्टार्ट में ही गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत को 11 डिमांड्स दिए और बोला 31 जनवरी तक इनको पूरा करो वरना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगी। इन डिमांड्स में 3 कैटेगरीज थी, पब्लिक डिमांड्स, बिजनेस क्लास की डिमांड्स और किसानों की डिमांड्स। पब्लिक डिमांड्स जो थी वो यूं थी कि फौज और अफसरों के खर्चे में 50% कटौती होनी चाहिए, शराब की मुकम्मल पाबंदी, सीआईडी यानी जो जासूसी डिपार्टमेंट है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाए, आर्म्स एक्ट को बदलना, जनता को बंदूक का लाइसेंस मिलना चाहिए, सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए और पोस्टल रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया जाए। तो ये थी पब्लिक डिमांड्स गांधी जी की। बिजनेस क्लास की डिमांड्स की बात करें, रुपये और पाउंड का एक्सचेंज रेट बढ़ाया जाए, इंडियन कपड़ों को प्रोटेक्शन दी जाए और इंडियन समुद्री शिपिंग सिर्फ इंडियंस के लिए रखी जाए, जो शिप बिल्डिंग है उसको रिजर्व रखा जाए सिर्फ इंडियंस के लिए। अगर फार्मर्स की डिमांड्स देखें जो गांधी जी की इन 11 डिमांड्स में थी, वो था कि लैंड टैक्स को आधा किया जाए, साल टैक्स जो नमक पर सरकारी मोनोपोली है वो खत्म की जाए। तो ये 11 डिमांड्स गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने रखी और बोला कि 31 जनवरी तक इनको पूरा करो, अगर नहीं किया तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो गांधी जी तैयारी में जुट गए, तो उन्होंने एक ऐसे मुद्दे की तलाश की जिसके अराउंड ये पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बुन सकता हो। तभी उनकी नजर पड़ती है साल्ट टैक्स पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1882 में साल्ट एक्ट पास किया था और गांधी जी ने सोचा कि यार, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए नमक भी उतना जरूरी होता है जितना हवा और पानी। अंग्रेजों ने तो उस पर भी टैक्स लगा के रखा है, इससे ज्यादा इनह्यूमन और क्या हो सकता है। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर 65 से लेके 70% तक का टैक्स लगा कर रखा था और साल टैक्स अकेला ब्रिटिश रेवेन्यू का 15% हिस्सा होता था। नमक हर तबके के इंसान की जरूरत थी, अमीर हो या गरीब, दलित हो या ब्राह्मण, हिंदू हो या मुसलमान, सबको चाहिए होता है। गांधी जी वैसे मुद्दे की तलाश में थे ही कि जिसमें हर कोई जुड़ सके, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि साल्ट लॉ तोड़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। तो 12 मार्च 1930 में बुधवार का दिन था। गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से निकलना शुरू किया और डेस्टिनेशन था डांडी। एक कोस्टल बीच है जो समुद्र के किनारे है और नमक बनाने के लिए परफेक्ट जगह है। गांधी जी ने जो रास्ता चुना था साबरमती आश्रम से डांडी तक, वो टोटल 390 किलोमीटर्स का था। गांधी जी की जो है पद यात्रा को ही डांडी मार्च कहा जाता है, जो उन्होंने पैदल सफर किया था। गांधी जी ने ये 390 किलोमीटर्स की दूरी सिर्फ 24 दिनों में तय की और इस डांडी मार्च को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने सफेद खादी पहनी हुई थी और उनके पीछे हजारों लोग जुड़ गए थे। सब ने सफेद खादी के कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे सफेद रंग की नदी बह रही हो। लगभग 50,000 लोग गांधी जी के साथ डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने डांडी के समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक बनाकर ब्रिटिश साल्ट लॉ तोड़ दिया और इसी के साथ शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की।
गांधी जी ने वहां एक कसम खाई कि मैं साबरमती आश्रम तब तक नहीं लौटूंगा जब तक देश आजाद नहीं हो जाता। और सच में गांधी जी ने फिर कभी साबरमती आश्रम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। आजादी के बाद भी वो साबरमती आश्रम नहीं गए। डांडी मार्च को सपोर्ट करते हुए तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने भी एक सिमिलर मार्च किया, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। और इसके अलावा मलाबार रीजन के केलपन ने भी मार्च किया कालीकट से पाइनोर तक, जो कि 128 किलोमीटर्स का था। तो इसी तरह लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इस मूवमेंट में जो है करना क्या था, यानी इसके फीचर्स क्या थे, ये समझना जरूरी है। गांधी जी की पहली शर्त, जो भी इस मूवमेंट से जुड़े वो नॉन वायलेंट रहते हुए मूवमेंट का हिस्सा बने। वायलेंस या हिंसा की यहाँ कोई जगह नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई भी लैंड टैक्स नहीं देना है। हर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट करना है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर, इलेक्शंस एटसेट्रा। सिविल सर्विसेज, मिलिट्री और पुलिस सर्विसेज का भी बॉयकॉट करना होगा। अगर ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते हैं तो छोड़नी होगी। विदेशी सामान, फॉरेन गुड्स, दारू बेचने वाली दुकानें, उनकी पिकेटिंग करनी होगी। पिकेटिंग का मतलब होता है कि उन दुकानों के सामने शांति से धरना देना है। अगर कोई कस्टमर उस दुकान पे सामान लेने आए तो उसे प्रॉपर रीजन देकर कन्विंस करना है कि वो ऐसा ना करे, विदेशी चीजें ना खरीदे। मास स्ट्राइक्स निकालनी होगी। कहने का मतलब है एकदम पीसफुल तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल डिसफंक्शनल करना था। गांधी जी का मानना था कि अगर लोग ये सब करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बैटरी डाउन हो जाएगी। अब गांधी जी ने डांडी में साल्ट लॉ तोड़ने के बाद डिसाइड किया अगला कदम होगा एक शांतिपूर्ण तरीके से दराशना साल्ट वर्कर्स पर रेड मारना। दराशना सत्याग्रह या दर्शना सत्याग्रह कहा जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, नाउन है तो यहाँ पे ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो दराशना साल्ट वर्क डांडी से 125 किलोमीटर दूर था। उस वक्त के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 तक ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय रहे। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को खुद लेटर लिखकर बताया कि वो डांडी से दर्शना जाने वाले हैं, तो वो यहाँ पे रेड मारेंगे, अगर हिम्मत है तो रोक लो। ऑलरेडी 50 से 60 हजार लोग गांधी जी के साथ डांडी पहुंच चुके थे और अब कह रहे थे कि वो दर्शना जाके रेड मारेंगे। लॉर्ड इरविन को लगा कि ये देश में हो क्या रहा है, अगर ये मूवमेंट का शुरुआत है तो आगे क्या होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई। उन्होंने मूवमेंट को सप्रेस करने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले गांधी जी को अरेस्ट किया गया, फिर नेहरू जी को और फिर सरदार पटेल को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी भी हाल में मूवमेंट को रोकना नहीं चाहती थी, वो मार्च को स्टॉप नहीं कर सकती थी। तो गांधी जी के अरेस्ट के बाद दर्शना मार्च को लीड कर रहे थे अब्बास तायब जी और उनके साथ ही कस्तूरबा गांधी। लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया और उसके बाद सरोजनी नायडू ने मार्च को लीड करना शुरू किया। जब वो दर्शना पहुंची तो पुलिस ने तुरंत लाठी चार्ज कर दिया। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया की मीडिया मौजूद थी। ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रूटल वे में पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठियां बरसाई और ब्रिटिश सरकार पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई। हर मुल्क ने ब्रिटिश एक्शन को कंडेम किया और लॉर्ड इरविन को इसका जवाब भी देना पड़ा। अब तो क्लियर था कि मूवमेंट अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ था और गांधी जी और सारे बड़े लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी मूवमेंट और ज्यादा जो है बढ़ता गया, रुका नहीं। गांधी जी ने डांडी मार्च के दौरान जहां जहां रुकाव किया था वहां पे उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया था कि इस मूवमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है और करना क्या है। इसीलिए उनके अरेस्ट होने के बाद भी मूवमेंट चलता रहा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी लाज तोड़ने वाले लोगों को जेल में डालना शुरू भी कर दिया था। मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पुलिस फायरिंग, लाठी चार्ज और न जाने क्या क्या किया गया और 60,000 से ज्यादा लोग सिर्फ एक साल में जेल भेज दिए गए। जिन्होंने टैक्सेस नहीं दिए उनकी प्रॉपर्टी जो है जब्त कर ली गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार की हर कोशिश नाकाम रही और मूवमेंट फिर भी नहीं रुका। और इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर 1930 में लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थी, इसीलिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया।
अब सोचो, जो पार्टी इतना बड़ा मूवमेंट लीड कर रही हो, जिसके पीछे हजारों लाखों लोग जेल जाने के लिए रेडी हो, अगर वो पार्टी कॉन्फ्रेंस अटेंड ही ना करे तो कॉन्फ्रेंस की कोई वैल्यू बचती है? नहीं। और ऐसा ही हुआ, ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी भी हाल में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को मना लिया जाए। सारा प्रेशर आ गया ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के ऊपर। उन पर ऊपर से प्रेशर आया कि भाई कैसे भी करके कांग्रेस को मनाना है। तो वो भागते हुए गांधी जी के पास पहुंचे और ये खबर जब अखबार में छपी तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को यह महसूस हुआ कि एक मास मूवमेंट की ताकत क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ 15 दिन तक चली गांधी और इरविन की मीटिंग्स, जो एक एग्रीमेंट के साथ खत्म होती है, और इसी एग्रीमेंट को गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। इस पैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया और साथ ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए लंदन चले गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिलेटेड। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, उन्होंने पेशावर में इस मूवमेंट को लीड किया। खान अब्दुल गफ्फार खान एक बहुत बड़े नॉन वायलेंस के प्रीचर थे। अब क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट फॉरिएंटर प्रोविंस से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें फॉरिएंटर गांधी भी कहा जाता था। अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, यानी सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये खुदाई खिदमतगार हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनते थे, इसीलिए उन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से इनकार भी कर दिया था। ये एक तरह का टैक्स था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट विलेजर्स पे लगाती थी, और इस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट गाँव में चौकीदार अपॉइंट करती थी, तो जिसका काम होता था गाँवों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि गाँव में पुलिस फोर्स कम होती थी, तो ये चौकीदार पुलिस फोर्स को सप्लीमेंट करते थे। लोगों ने ये टैक्स देने से इनकार इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि ये चौकीदार चोर है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले काफ़ी कम रहा। लेकिन एज ए होल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गांधी इरविन पैक्ट को डिटेल से समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स थी जिनकी वजह से गांधी जी को लगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड कर देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।